चैप्टर 36 शांत दार्शनिक चर्चा। यहाँ मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूँ, जिसे मैं अपनी लॉग कह सकता हूँ, जो कि दुर्घटना से खुशी खुशी बच गई, और मैं पहले की तरह अपनी कहानी फिर से शुरू करता हूँ। जब बेड़ा चट्टानों से टकराया तो क्या हुआ, यह मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा कि मैं लहरों में जा गिरा हूँ, और अगर मैं मौत से बच गया, और अगर मेरा शरीर चट्टानों के तीखे किनारों से नहीं फटा, तो यह इसलिए हुआ क्योंकि हंस की शक्तिशाली भुजा ने मुझे बचाया। बहादुर आइसलैंडवासी मुझे लहरों की पहुंच से दूर, जलती हुई रेत पर ले गया, जहां मैंने खुद को अपने चाचा के पास पाया। फिर वह चट्टानों पर लौट आया, जहां भयंकर लहरें थीं, ताकि वह जो कुछ बचा सकता था, उसे बचा सके। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं थकान और उत्तेजना से टूट चुका था। मुझे थोड़ा भी ठीक होने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए था। लेकिन बारिश अभी भी जारी थी, हालांकि उस जोरदार तरीके से जो आमतौर पर तूफान के लगभग थम जाने का संकेत देता है। कुछ लटकती चट्टानों ने हमें तूफान से कुछ हद तक बचा लिया। हंस ने कुछ खाना बनाया, जिसे मैं छू नहीं सका, और हम तीनों 3 रातों की नींद हराम करने की वजह से थककर टूटी हुई और दर्दनाक नींद में सो गए। अगले दिन मौसम बहुत बढ़िया था। आसमान और समुद्र अचानक शांत हो गए थे। भयंकर तूफान का हर निशान गायब हो गया था। जब मैं जागा तो प्रोफेसर की उत्साहवर्धक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह अशुभ रूप से खुश था। अच्छा मेरे बेटे, वह चिल्लाया, क्या तुम अच्छी तरह सोए हो? क्या किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि हम अभी भी कोनिग्सट्रासे पर स्थित अपने छोटे से हंसमुख घर में हैं और मैं बस नाश्ते के लिए नीचे आ रही हूँ, और उस दिन मेरी शादी ग्रुबेन से होने वाली है। काश अगर तूफान ने बेड़ा थोड़ा और पूर्व की ओर भेज दिया होता, तो हम जर्मनी के नीचे से, मेरे प्यारे शहर हैम्बर्ग के नीचे से, उसी गली के नीचे से गुजर जाते जहाँ दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग रहते थे। तब सिर्फ 40 लीग की दूरी ही हमें अलग करती, लेकिन वे ठोस ग्रेनाइट की दीवार के लंबवत 40 लीग थे, और वास्तव में हम 1000 लीग दूर थे। इससे पहले कि मैं अपने चाचा के प्रश्न का उत्तर दे पाता, ये सभी दुखद विचार मेरे मन में तेजी से आने लगे। अच्छा अब, उसने दोहराया, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कैसे सोई? ओह बहुत अच्छा, मैंने कहा। मैं बस थोड़ा सा बीमार हूँ, लेकिन मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। ओह, मेरे चाचा ने कहा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तुम बस थोड़े थके हुए हो। लेकिन आप, चाचा, आज सुबह बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे, बहुत खुश हूँ। हम वहाँ पहुँच गए हैं। हमारी यात्रा का अंत नहीं, लेकिन हम उस अंतहीन समुद्र के अंत तक पहुँच चुके हैं। अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे, और वास्तव में नीचे जाना शुरू करेंगे। नीचे, नीचे। लेकिन मेरे प्यारे चाचा, मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। बेशक, एक्सल, वापस लौटने के बारे में क्या ख्याल है? वापसी? क्यों, आप आने से पहले वापसी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। सबसे सरल तरीके से, जब हम दुनिया के केंद्र में पहुंच जाएंगे, तो या तो हम वापस आने का कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे, या फिर हम जिस तरह से आए थे, वैसे ही सभ्य लोगों की तरह वापस आएंगे। मुझे ये सोचकर खुशी होती है कि यह निश्चित रूप से हमारे खिलाफ नहीं होगा। लेकिन फिर हमें बेड़ा फिर से तैयार करना होगा। बिल्कुल, तो फिर, क्या हमारे पास खाने पीने के लिए पर्याप्त सामान है? हाँ, पक्का है कि हमने ऐसा किया है। हंस एक चतुर व्यक्ति है, और मुझे पक्का यकीन है कि उसने हमारे माल का एक बड़ा हिस्सा बचा लिया होगा। लेकिन फिर भी हमें जाने और पक्का करने दो। हम इस गुफा से बाहर निकले जो हर हवा के लिए खुली थी। उसी समय मेरे मन में एक कांपती हुई उम्मीद थी जो एक डर भी था। मुझे यह असंभव लग रहा था कि बेड़ा टूटने से उसमें मौजूद सब कुछ नष्ट न हो जाए। किनारे पर पहुंचने पर मैंने पाया कि हंस के चारों ओर बहुत सी चीजें रखी हुई थीं जो अच्छी तरह से व्यवस्थित थीं। मेरे चाचा ने उसके साथ जीवंत कृतज्ञता के साथ हाथ मिलाया। यह आदमी, लगभग अलौकिक भक्ति के साथ, उस समय तक काम कर रहा था जब हम सो रहे थे, और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे कीमती चीज़ों को बचाया था। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ,
उदाहरण के लिए हमारे आग्नेयास्त्र, लेकिन हम उनके बिना भी काम चला सकते थे। तूफान के दौरान विस्फोट होने के जोखिम के बावजूद हमारे बारूद के भंडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, प्रोफेसर ने चिल्लाते हुए कहा, चूंकि हमारे पास बंदूकें नहीं हैं, इसलिए हम शिकार नहीं कर सकते, बस इतना ही। हाँ, लेकिन उपकरणों के बारे में क्या? यह एनेरॉयड है, जो सबसे उपयोगी है और जिसके लिए मैं बाकी सब दे सकता था। इसकी मदद से मैं गहराई का अनुमान लगा सकता हूँ और जान सकता हूँ कि हम केंद्र तक कब पहुँचे हैं। इसके बिना हम शायद उससे भी आगे निकल जाएं और एंटीपोड्स पर पहुँच जाएं। इस तरह का उच्च उत्साह वास्तव में बहुत मजबूत था। लेकिन कंपास कहाँ है? मैंने पूछा। ये यहाँ है, इस चट्टान पर, एकदम सही हालत में, साथ ही थर्मामीटर और क्रोनोमीटर भी। शिकारी एक शानदार व्यक्ति है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। हमारे पास सारे उपकरण थे। जहाँ तक औजारों और उपकरणों की बात है, वे सब जमीन पर पड़े थे, सीढ़ियाँ, रस्सियाँ, कुदालें वगैरह। फिर भी भोजन आपूर्ति का प्रश्न अभी भी सुलझाना था और मैंने पूछा, भोजन आपूर्ति के मामले में हमारा क्या हाल है? इनमें रखे बक्से तट पर एक पंक्ति में रखे हुए थे, एकदम सुरक्षित अवस्था में। अधिकांशतः समुद्र ने उन्हें बचा लिया था और बिस्कुट, नमकीन मांस, मदिरा और नमकीन मछली के साथ हम अनुमान लगा सकते थे कि उनमें 4 महीने की आपूर्ति थी। 4 महीने, प्रोफेसर ने चिल्लाते हुए कहा। हमारे पास जाने और लौटने के लिए समय है, और जो समय बचेगा उससे मैं अपने दोस्तों को जोहानाम में एक शानदार भोज दूंगा। इस समय तक मैं अपने चाचा के तौर तरीकों से पूरी तरह परिचित हो चुका था, फिर भी उनमें हमेशा कोई न कोई नई बात होती थी जो मुझे आश्चर्यचकित कर देती थी। अब, उन्होंने कहा, हम बारिश के पानी से अपने पानी की आपूर्ति को फिर से भर लेंगे जो तूफान ने इन सभी ग्रेनाइट बेसिनों में छोड़ दिया है, इसलिए हमें प्यास से किसी भी चीज़ से डरने की कोई वजह नहीं होगी। जहाँ तक बेड़ा का सवाल है, मैं हंस को सलाह दूंगा कि वह इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करे, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि यह हमारे लिए किसी और काम की होगी। ऐसा कैसे? मैंने चिल्लाकर कहा। यह मेरा अपना विचार है, मेरे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि हम जिस तरह से अंदर गए थे, उसी तरह से बाहर आएंगे। मैंने प्रोफेसर को बहुत अविश्वास से देखा। मैंने पूछा, क्या उनके दिमाग में कोई हलचल नहीं थी? और फिर भी उनके पागलपन में एक व्यवस्थित तरीका था। और अब हम नाश्ते के लिए चलें, उसने कहा। शिकारी को निर्देश देने के बाद मैं उसके पीछे पीछे एक पहाड़ी पर चला गया। वहाँ संरक्षित मांस, बिस्किट और चाय ने हमें एक बेहतरीन भोजन दिया, जो मुझे याद है कि अब तक का सबसे बेहतरीन भोजन था। भूख, ताज़ी हवा, शांत मौसम, हम जिस उथल पुथल से गुजरे थे, उसके बाद इन सभी ने मुझे अच्छी भूख लगाने में मदद की। नाश्ता करते समय मैंने अपने चाचा से यह प्रश्न पूछा कि अब हम कहाँ हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है कि इसे समझ पाना काफ़ी कठिन है। हाँ, ये कठिन है, उन्होंने कहा, ठीक गणना करना, शायद असंभव भी, क्योंकि इन 3 तूफानी दिनों के दौरान मैं बेड़े की गति या दिशा का कोई हिसाब नहीं रख पाया हूँ, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं। आखिरी अवलोकन, मैंने टिप्पणी की, द्वीप पर किया गया था, जब गीजर था। आपका मतलब एक्सल द्वीप है। दुनिया के मध्य भाग में खोजे गए पहले द्वीप को अपना नाम देने के सम्मान को अस्वीकार न करें। ठीक है, मैंने कहा, इसे एक्सल द्वीप ही रहने दो। तब हम 270 लीग समुद्र पार कर चुके थे और हम आइसलैंड से 600 लीग दूर थे। बहुत अच्छा, मेरे चाचा ने उत्तर दिया, चलो उस बिंदु से शुरू करते हैं और 4 दिनों के तूफान की गिनती करते हैं, जिसके दौरान 24 घंटों में हमारी गति 80 लीग से कम नहीं हो सकती है। ये सही है, और इससे 300 लीग अधिक हो जाएंगे। हाँ, और लिडेनब्रॉक सागर तट से तट तक 600 लीग होगा। निश्चित रूप से, एक्सल, यह आकार में भूमध्य सागर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। खासकर, मैंने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ कि हमने इसे केवल इसके सबसे संकरे हिस्से में ही पार किया है। और यह एक अजीब परिस्थिति है, मैंने आगे कहा, कि अगर मेरी गणना सही है और हम रेकजाविक से 900 लीग दूर हैं, तो अब हमारे सिर के ऊपर भूमध्य सागर है। यह एक बहुत लंबी दूरी है, मेरे दोस्त।
लेकिन हम तुर्की के अधीन हैं या अटलांटिक के, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शायद हम भटक गए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। हमारा रास्ता हमेशा एक ही रहा है और मेरा मानना है कि यह तट पोर्ट ग्रुबेन के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, मेरे चाचा ने जवाब दिया, हम कंपास से सलाह लेकर आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। चलो चलें और देखें कि यह क्या कहता है। प्रोफेसर उस चट्टान की ओर बढ़े जिस पर हंस ने यंत्र रखे थे। वो खुश और जोश से भरा हुआ था, उसने अपने हाथ रगड़े, उसने अपने व्यवहार का अध्ययन किया। मैं उसके पीछे पीछे गया, ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या मेरा अनुमान सही था। जैसे ही हम चट्टान पर पहुंचे, मेरे चाचा ने कंपास लिया, उसे क्षैतिज रूप से रखा और सुई से पूछा, जो कुछ दोलनों के बाद तुरंत एक स्थिर स्थिति में आ गई। मेरे चाचा ने देखा और फिर देखा। उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर कुछ अप्रत्याशित खोज से स्तब्ध होकर मेरी ओर मुड़ा। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने मुझे इशारा किया कि मैं देखूं। मेरे मुंह से आश्चर्य की एक चीख निकली। सुई का उत्तरी ध्रुव उस ओर मुड़ा हुआ था जिसे हम दक्षिण की ओर मान रहे थे। ये खुले समुद्र की बजाय किनारे की ओर इशारा कर रहा था। मैंने बॉक्स को हिलाया, फिर से जांचा, ये बिल्कुल सही स्थिति में था। मैंने बॉक्स को जिस भी स्थिति में रखा, सुई लगातार इस अप्रत्याशित दिशा में लौट आई। इसलिए इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि तूफान के दौरान अचानक हवा का रुख बदल गया था, जिसे हमने महसूस नहीं किया था, जिसने हमारी नाव को किनारे पर वापस ला दिया था, जिसे हमने सोचा था कि हम बहुत दूर पीछे छोड़ आए हैं।